प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़ी थी, यानी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस का डेरिवेशन किया था और ऑपरेटर्स के बारे में समझाया था। तो अब इस लेक्चर में हम श्रोडिंगर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस शुरू करने जा रहे हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशंस यूज़ करके आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स की किसी प्रॉब्लम को श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से किस तरह से हल किया जा सकता है, ये अब हम आपको समझाएंगे। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और इसमें मैंने क्या लिखा है, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली रिजिड बॉक्स। इनफाइनाइटली रिजिड मीन्स इनफाइनाइटली हाई। इनफाइनाइटली हाई मीन्स ऐसा बॉक्स जिसकी दीवारें अनंत ऊंचाई तक जा रही हो। तो ऐसा बॉक्स जिसकी दीवारें अनंत ऊंचाई तक जा रही हो और जो क्या रिजिड हो, दृढ़ हो, तो उसे हम उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, पार्टिकल के लिए कैसे उसकी एनर्जी निकालेंगे, किस तरह से उसका वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ये हम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं एक पार्टिकल जो कि इस बॉक्स के अंदर बंद है। देखो मैंने वन डायमेंशनल बॉक्स कहा है आपसे, देखो यहाँ पे क्या है, क्या कहा है, वन डायमेंशनल। ये वन डायमेंशनल, हालांकि बॉक्स कभी वन डायमेंशनल नहीं होता, बॉक्स तो थ्री डायमेंशनल होता है। तो आपने बॉक्स देखा होगा थ्री डायमेंशनल, ऐसे बताते हैं आप थ्री डायमेंशनल बॉक्स, ये थ्री डायमेंशनल हो गया, इसे वन डायमेंशनल बॉक्स मानना है। तो इट मीन्स अगर थ्री डायमेंशनल बॉक्स होगा तो पार्टिकल अगर अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे ऐसे करके कहीं भी मूव कर सकता है पार्टिकल थ्री डायमेंशन में। और वन डायमेंशन का मतलब हो गया कि बॉक्स में पार्टिकल जो है केवल वन डायमेंशन मूव कर सकता है, केवल अलोंग ए लाइन। तो इसका मतलब एक पार्टिकल हमने लिया जो कि केवल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता है। तो ऐसा पार्टिकल जा रहा है तो पार्टिकल इस लाइन के अलोंग ही मूव कर सकता है ऐसा, और इसे फिक्स कर दो लाइन को, यार इससे इधर नहीं जा सकता पार्टिकल और इस लाइन से इधर नहीं जा सकता। तो पार्टिकल वन डायमेंशन मूव कर सकता है और विद इन टू बाउंड्रीज। एक बाउंड्री तो उसकी ये हो गई फर्स्ट बाउंड्री, और सेकंड बाउंड्री ये हो गई। इन बाउंड्रीज को वो बाहर नहीं निकल सकता, इन बाउंड्रीज को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, अब भेदन नहीं कर सकता इनका। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को समझते हैं। तो ये मैं चित्र दिखा रहा हूँ, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का चित्र है, ये जो मैंने बना रखा है। पर इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें बॉक्स की पहली दीवार किस जगह x=0 पे है, बॉक्स की दूसरी दीवार कहाँ है, x=a पे, और बॉक्स की दीवारें कितनी ऊंची है, अनंत ऊंचाई तक जा रही है। ये तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख रखा है, अनंत ऊंचाई तक जा रही है। इसका मतलब अगर एक बार कोई पार्टिकल अंदर आ गया इस बॉक्स के, यहाँ पे आ गया, तो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि दीवार की ऊंचाई क्या अनंत है, और ये दीवारें क्या अभेद है, अभेद माने इम्पेनिट्रेबल। अभेद दीवारें, इम्पेनिट्रेबल दीवारें, इन्हें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा पार्टिकल। तो अगर कोई पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर आ गया है या है, तो वो क्या हो गया, इस बॉक्स के अंदर ट्रैप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो बस बॉक्स के अलोंग वन डायमेंशन में मूव कर सकता है। इसीलिए हमने कहा है अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, या अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट रिजिड बॉक्स। इनफाइनाइट मीन्स वॉल्स इन्फिनिटी हाई है, इनफाइनाइटली हाई है, और उसकी वॉल्स क्या है, रिजिड है, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, पार्टिकल उन्हें तोड़ नहीं सकता। यहाँ लिख भी दिया है मैंने ढंग से, थोड़ा सा छोटा कर देते। मैंने लिखा है यहाँ पे, लेट अ पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन वन डायमेंशनल रीजन 0 to a, यानी पार्टिकल की पोजीशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 0 से लेकर a तक। यही हो गया बॉक्स।
अगर इस बॉक्स में देखो कोई पार्टिकल ट्रैप्ड है तो यहाँ 0 से लेकर और x तक मूव कर सकता है, 0 to a तक मूव कर सकता है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0। और ये दीवारें जो मान ली, ये दीवारें मान ली, ये परफेक्टली इलास्टिक मान ली। देखो ये कहा परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। परफेक्टली इलास्टिक क्यों माना है इन्हें कि पार्टिकल अगर कोई आ रहा है और इस दीवार पर टकरा गया मान लिया तो उसकी एनर्जी का नुकसान ना हो, जिससे कि पार्टिकल की एनर्जी उतनी की उतनी रहे जितनी है। तो इलास्टिक कोलिजन होगा पार्टिकल का हमेशा। तो वॉल्स तो स्थिर है, इसलिए पार्टिकल की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे टकराएगा, लेफ्ट में टकराएगा, राइट में टकराएगा, तो इलास्टिक वॉल्स हैं ये, इनसे पार्टिकल की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो अब पोटेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल फंक्शन बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो इस बॉक्स के लिए पोटेंशियल फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल इज कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन द बॉक्स। अगर बॉक्स के अंदर है तो पार्टिकल कंप्लीटली फ्री है मूव करने के लिए, और ये बाहर आ नहीं सकता। तो जब फ्री पार्टिकल के लिए क्या मानते हैं? फ्री पार्टिकल हम कैसे बताते हैं, मैं आपको बता चुका था जब श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी। फॉर फ्री पार्टिकल v इक्वल टू 0 लेते हैं और टोटली बाउंड पार्टिकल हो जाएगा, मतलब उस पार्टिकल बिल्कुल उस एरिया में जा ही नहीं सकता। तो जिस एरिया में नहीं जा सकता उसके लिए v इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे। तो v इक्वल टू इन्फिनिटी एरिया में पार्टिकल नहीं जा सकता, और v इक्वल टू 0 एरिया में पार्टिकल टोटली फ्री होगा मूव करने के लिए, बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। तो हमने क्या माना है? हमने माना है पार्टिकल इज फ्री टू मूव विद इन द बॉक्स। पार्टिकल इज फ्री टू मूव विद इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर पार्टिकल टोटली फ्री है। इसका मतलब इट इम्प्लाइज बॉक्स के अंदर v क्या है? 0। ये आपने लिख दिया v 0 बॉक्स के अंदर, क्योंकि पार्टिकल को फ्री माना है पूरी तरह से। और बॉक्स के बाहर पार्टिकल आ ही नहीं सकता, ना दीवार पर रुक सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? दीवार पे और दीवार के बाहर, बॉक्स के बाहर, ये इस एरिया में बाहर सारे में, और इस एरिया में सारे में, इन एरिया में v इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। क्योंकि पार्टिकल नहीं रुक सकता। ये मैंने इनफाइनाइट का साइन बनाया, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे सब v इक्वल टू इन्फिनिटी बाहर की तरफ, दोनों एरियाज में v इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। दीवार पे भी v इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि दीवार पे भी पार्टिकल नहीं रुक सकता। तो इसीलिए पोटेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे इसका? बॉक्स का, बॉक्स के अंदर v 0 होगा और दीवार पे और दीवार के बाहर पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये हमने लिख दिया है, वी एक्स इनफाइनाइट होगा, x लेस देन और इक्वल टू 0। x लेस देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन आ गया? ये रहा, इस दीवार से लेके इधर तक। ये रीजन आ गया x लेस देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये राइट साइड वाला रीजन आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू a। यहाँ सब क्या होगा? पोटेंशियल फंक्शन इनफाइनाइट होगा। पोटेंशियल क्या होगा? इनफाइनाइट। और 0 कहाँ होगा? विद इन दी बॉक्स 0 है, क्योंकि पार्टिकल फ्री है टोटल मूव करने के लिए अंदर। फ्री पार्टिकल के लिए v इक्वल टू 0 आता है। कहाँ? बॉक्स के अंदर। तो 0 x विल लाई बिटवीन 0 एंड a, x विल बी ग्रेटर देन 0 एंड x विल बी लेस देन a। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि हमने पोटेंशियल फंक्शन ले लिया। अब पार्टिकल की प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता, पार्टिकल विद इन द बॉक्स होगा, यहाँ पे से यहाँ तक मूव करेगा पार्टिकल। दीवार पे पार्टिकल नहीं आ सकता और दीवार से बाहर नहीं आ सकता, दीवार पे नहीं आ सकता और दीवार से बाहर नहीं आ सकता। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट वॉल्स विल बी 0, क्योंकि दीवार पे नहीं रुक सकता, इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा उसका।
दीवार क्या है, दीवारें क्या हैं इसकी, वॉल्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक हैं और रिजिड हैं। तो दीवार की डायमेंशन पे नहीं रुक सकता पार्टिकल। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट वॉल्स विल बी ज़ीरो। तो वॉल को कैसे डिफाइन करेंगे, पहली वॉल है एक्स इक्वल टू 0 पे और दूसरी वॉल है एक्स इक्वल टू ए पे। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं आप, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये जब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस और वेव फंक्शन बताया था तब आपको समझाई थी, मॉड ऑफ साई स्क्वायर होती है। और अगर वेव फंक्शन वन डायमेंशनल है तो मॉड ऑफ साई ये एक्स पे डिपेंड करेगा, साई एक्स लिख सकते हैं, साई एक्स स्क्वायर। तो हमारे केस में क्योंकि हम को ओनली वन एक्सिस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली वन एक्सिस, देयरफॉर साई कैन बी टेकन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अगर दो एक्सिस होती, टू डायमेंशन लेते तो साई में बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर थ्री डायमेंशनल केस होता तो साई फंक्शन एक्स वाई जेड का होता। हमारा वन डायमेंशनल केस है, तो हमारा देखो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है साई पे, साई के प्रोपोर्शनल है किस पे, साई एक्स के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई एक्स का मॉड है। और वॉल्स पे पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 0। इसका मतलब साई एक्स विल बी 0, वॉल्स पे तो नहीं रुक सकता, साई एक्स की वैल्यू 0 होगी किस पे, पहली वाली वॉल पे, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि पहली वाली वॉल एक्स इक्वल टू 0 पे है। और साई एक्स इक्वल टू 0 होगी दूसरी वॉल पे, यानी एक्स इक्वल टू ए पे। व्हाट इज साई एक्स, साई एक्स इज द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल का वेव फंक्शन एक तो पहली दीवार पे और दूसरी दीवार पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल वहाँ नहीं रह सकता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वेव फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, इसलिए वेव फंक्शन भी क्या होगा, 0। तो ठीक है, हमारा आ गया साई एक्स विल बी 0 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। तो हमने लिख दिया साई एक्स विल बी 0 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। ये x की वैल्यू जो 0 है, इसे x की 0 यहाँ पर रख दो तो साई 0 हो जाएगा। तो हमें ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं कि साई 0 विल बी 0 और a को भी यहाँ रख दो x के स्थान पे, तो साई 0 हो जाएगा एंड साई a विल बी 0। तो हम सीधा लिख सकते हैं साई 0 एंड साई a विल बी 0। यहाँ पता लग गया कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो साई 0 होगा, जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो साई 0 होगा। और विद इन दी बॉक्स साई फाइनाइट होगा, क्योंकि विद इन दी बॉक्स ही पार्टिकल होगा। तो विद इन दी बॉक्स एक्स की किसी वैल्यू के लिए, सपोज बॉक्स यहाँ पे है, मान लिया हम ले रहे हैं यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल अलग अलग होगी, लेकिन फाइनाइट होगी, क्योंकि बॉक्स के अंदर ही होगा पार्टिकल। तो यहाँ पे भी फाइनाइट होगी, हो सकता है यहाँ पे 1/2 हो, या हो सकता है यहाँ पे 1/3 हो सकता है 1/4 हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो। तो इन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी, क्योंकि पार्टिकल 100% बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि साई एक्स इज फाइनाइट फॉर 0 एंड ए, इन बिटवीन 0 एंड ए। जब x की वैल्यू 0 और a के बीच में होगी, यानी विद इन बॉक्स होगी, तो साई की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 तक। विद इन दी बॉक्स प्रोबेबिलिटी 0 to 1 वेरी करेगी, और 0 कहाँ होगी, वॉल्स पे, और 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से बड़ी, यानी 0 प्रोबेबिलिटी टू 1 ऐसे वेरी करेगी। ये 0 से ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और 1 के बराबर होगी या उससे कम होगी, ऐसे होगी विद इन दी बॉक्स, दीवारों के अंदर अंदर ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी, यानी फाइनाइट होगी प्रोबेबिलिटी। तो हमने लिख दिया, जब प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कहें, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दो dx,
ये आपको बताया जा चुका है पहले। तो इनफैक्ट साई पे डिपेंड करता है, साई की वैल्यू पर डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी। तो जब प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी तो हम कहते हैं कि साई फाइनाइट होगा विद इन दी बॉक्स। अब असली उस पर आते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो विद इन दी बॉक्स आपको श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी थी, पता थी आपको श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, -h×2 और वन डायमेंशन लिख लेते हैं। तो वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन थी ∇² साई ऑब्लिक ∇x², नीचे x² है, प्लस v साई इक्वल्स e साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी। और बॉक्स के विद इन दी बॉक्स, विद इन बॉक्स हमें पता है कि v = 0 होता है। तो विद इन दी बॉक्स ये v = 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, दिस इक्वल्स दिस, सीधे सीधे। यानी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी h×² डिवाइडेड बाई 2m ∇² साई ∇x² प्लस e साई इक्वल 0। ये हो जाएगी विद इन द बॉक्स इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन को 2m/h×² से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से h×² 2m 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे इसके e के मल्टीप्लिकेशन में 2m/h×² आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2m/h×² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2m/h² से, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ये आ जाएगी। यहाँ देखो साई के स्थान पे मैंने साई x लिख दिया, x लगा दिया ब्रैकेट में बाद में। यहाँ पे भी देखो x लगा दिया है, यानी साई इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ x लगाने का मतलब क्या हुआ ब्रैकेट में, साई इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ x लगाने का मतलब साई इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस इक्वेशन में ये जो 2m/h×² ये फंक्शन, ये चीज़ है, इसे अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा बल्कि इसके स्क्वायर रूट को मान लो। हमने मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा। इनफैक्ट हमने इसे मान लिया α², ये कह दीजिए, क्योंकि हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लाना चाह रहे हैं। आपको पता है d2y/dx² प्लस ω² इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन आती थी SHM की इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसी तरह की इक्वेशन की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। तो देखो d² साई/dx² प्लस α² साई, तो इस फॉर्म में हम लाना चाह रहे हैं SHM की तरह। तो इसलिए हमने यहाँ क्या रख दिया, 2me/h×² क्वांटिटी को α² मान लिया। तो हमने यहाँ मान लिया इसे, इस क्वांटिटी को अल्फ़ा, यानी इसे मान लिया α²। तो जब ये इक्वेशन आ गई, अब α² मानेंगे तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे जब α² मानेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई, इसकी जगह पे α² रख दो, ये 2e भी हटा दो और सब हटा दो, α² साई ∇² साई/∇x² प्लस α² साई इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन आ गई ∇² साई ऑब्लिक ∇x² प्लस α² साई इक्वल 0 ही आ गई। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप इक्वेशन है। और इनका सॉल्यूशन आपको ध्यान होगा, y इज इक्वल टू a साइन, ऐसा आता था ना, kx आता था। kx कुछ इस तरह से आता था, या ω/x ω/t इस तरह से आता था, इस तरह से आता था। तो इसमें कोसाइन भी जोड़ सकते हो, कॉस, और कॉस और साइन को मिला के अगर एक साथ फंक्शन आए तो e⁻∑ हो जाता है। e⁻∑ क्या हो जाएगा, e⁻∑ माने e⁻∑ की वैल्यू क्या होती है,
कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो जो ई टू द पावर में फंक्शन लिए जाते हैं ई टू पावर आई एक्स टाइप, उनमें तो कोसाइन टर्म भी आ जाती है और साइन टर्म भी आ जाती है। तो ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है। इससे आप साइन वेव भी ले सकते हैं और कॉस वेव भी आ सकते हैं आपकी। कैसे कि अगर आपकी आगे कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, सपोज आपका रिजल्टेंट जो होगा केवल साइन थीटा में है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, केवल ये आ जाएगा। अब केवल रिजल्टेंट आपका फाइनली आंसर कॉस में आ रहा है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में सब है, साइन वेव भी है कॉस वेव भी है, उनका कॉम्बिनेशन भी है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। जैसे एलिप्स मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एलिप्स है कोई ऐसा है कोई शेप, तो इसमें एक तो हो गई आपकी ये ए रेडियस, एक हो गई बी। तो आप जब ए इज इक्वल टू बी कर देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी एवरीवेयर देन सर्कल, और व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो मोस्ट जनरल क्या हो गया, मोस्ट जनरल एलिप्स हो गया। इस एलिप्स से आप सर्कल भी डिफाइन कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इस तरह की इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, एल्फा स्क्वायर यहाँ रहता है एल्फा स्क्वायर का, इसका सॉल्यूशन ए ई टू पावर आई एल्फा एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आई एल्फा एक्स होता है। मैं के फॉर्म में हम ले सकते हैं। ए और बी क्या एक अननोन कोफिशिएंट्स है, अननोन कोफिशिएंट्स, ऐसे नियतांक है जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन है कोई। तो ठीक है, आपका साई एक्स की वैल्यू आ गई, इस फॉर्म में आ सकता है। इसका सॉल्यूशन साई, ये साई एक्स लिखा है ब्रैकेट में, एक्स लिख दिया है, मैं बड़ा लिख दूँ, साई एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर आई एल्फा एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आई एल्फा एक्स की फॉर्म में आ सकता है। तो साई तो आ गया। अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगा दो। अब बाउंड्री कंडीशन क्या थी, बाउंड्री कंडीशन थी आपकी साई एक्स विल बी जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, साई एक्स विल बी जीरो एट एक्स इक्वल्स ए, यानी बाउंड्री पे वे फंक्शन जीरो था क्योंकि बाउंड्री पे पार्टिकल नहीं रुक सकता था, एट एक्स इक्वल टू ए। वही कंडीशन लगा दो। देखो इसमें एक्स इक्वल टू जीरो रख दो और साई की वैल्यू जीरो कर दो, तो यहाँ जीरो रख दो, साई एक्स जीरो, यहाँ जीरो कर दो एक्स की जगह जीरो, और यहाँ एक्स की जगह पे जीरो कर दो। तो ई टू द पावर जीरो ई टू द पावर माइनस जीरो, ई टू द पावर जीरो ई टू द पावर माइनस जीरो 1 होता है। तो यहाँ पे राइट साइड में केवल ए प्लस बी बच जाएगा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन साई एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो जब लगाया आपने, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ गया, इट एम्प्लाइज बी इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब लगाओ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, साई एक्स की वैल्यू जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। तो साई एक्स की वैल्यू देखो अगेन जीरो रख दी यहाँ पे जीरो, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई ए, यहाँ पे मैंने ए बना दिया देखो। तो अब ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ये वाली कंडीशन आ गई है, ये नीचे लिखी हुई है यहाँ पे कि जीरो जीरो इक्वल्स ई टू पावर आई एल्फा ए ई टू पावर आई एल्फा है प्लस बी ई टू पावर माइनस आई एल्फा है। एक्स की जगह पे क्या रख दिया, ए रख दिया, ये आ गया ए ई टू पावर आई एल्फा है, ये इसको टू जीरो। और आपको अभी पहले आप निकाल चुके हैं बी इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू माइनस है रख दीजिए, इसकी वैल्यू बी की जगह पे माइनस है, जब ये रखेंगे तो ये आ जाएगा ई टू पावर आई एल्फा ए, ई टू पावर आई एल्फा ए को रख देंगे कॉस एल्फा ए प्लस आई साइन एल्फा ए, क्योंकि ई टू पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे ही इसे रख देंगे आप, इसे
इसे रख देंगे कॉस एल्फा ए माइनस आई साइन एल्फा है, कॉस एल्फा ए माइनस आई साइन एल्फा ए, ऐसे रख देंगे। तो जब ये दोनों वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो आपका दो टर्म कट जाएंगी और दो का सम हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो नहीं हो सकता है, नहीं है, आई इमेजिनरी है, नहीं जीरो है। ए जीरो हो नहीं सकता। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? ए जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि अगर ए जीरो हो जाता है, सपोज अगर ए जीरो हो जाता है, तो देखो जो वेव फंक्शन था यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, ये ए अगर जीरो हो जाता है तो यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू माइनस ए, ये भी ए, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो अगर ए जीरो हो जाता है तो ये वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो आप लिखेंगे ए कैन नॉट बी जीरो बिकॉज, आप लिखेंगे ए कैन नॉट बी जीरो बिकॉज साई एक्स becomes जीरो। आपने लिखा ए कैन नॉट बी जीरो बिकॉज साई एक्स बिकम जीरो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ जब ए जीरो हो जाएगा तो देखो यहाँ जीरो हो गया, जब ए जीरो हो जाएगा तो देखो ये वाला जीरो हो गया, और बी इजकल टू माइनस है तो ये भी जीरो हो गया। तो साई जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो आप लिखेंगे साई बिकम जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये हो नहीं सकता, साई जीरो हो नहीं सकता एक्स की हर वैल्यू के लिए। साई जीरो होने का मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो होना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जीरो नहीं है विद इन द बॉक्स। तो जब एक्स की वैल्यू ये है बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स क्या था, ऐसे था, ये एक्स की वैल्यू जीरो थी यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू क्या थी, ए थी यहाँ पे बॉक्स की। ये बॉक्स था पूरा, ये बॉक्स था। तो इस बॉक्स के विद इन पार्टिकल 100% है, तो इस बॉक्स के विद इन पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती। तो एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, जबकि अगर हम ए जीरो कर दें तो एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो, साई जीरो हो रहा था, यानी प्रोबेबिलिटी जीरो हो रही थी। इसलिए ए कैन नॉट बी जीरो, ए जीरो हो नहीं सकता, तो 2 जीरो नहीं है, आई जीरो हो नहीं सकता, ए जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो हो सकता है? केवल ये जीरो हो सकता है, साइन एल्फा इज जीरो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में आपने पढ़ा है, जब साइन थीटा जीरो होता है तो थीटा इजकल टू एन पाई होता है, तो एल्फा ए इजकल टू एन पाई हो जाएगा। तो एल्फा इजकल टू एन पाई एन पाई बाई ए हो जाएगा। ए को नीचे लिया उसके, एन पाई बाई ए आ गया। और एल्फा किसे माना था हमने? एल्फा इसे माना था, ये जो मैंने सर्कल बना दिया। तो एल्फा के स्थान पे ये रख दो जो ऊपर माना था इक्वेशन में हमने एल्फा। तो दिस इक्वल टू एन पाई बाई आ गया। इसका स्क्वायर कर लो इक्वेशन का। तो जब आप इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ई एन इजकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। यहाँ एच स्क्वायर के स्थान पे एच बाई 2 पाई रख दो। एच मैंने आपको बता रखा है, एच क्रॉस क्या होता है, एच बाई 2 पाई होता है। तो एच बाई 2 पाई अगर रख दोगे एच क्रॉस के स्थान पर तो ये आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 एटसेट्रा। तो ये क्या आ गया, एनर्जी लेवल आ गया। ई की वैल्यू आ गई। ऊपर हमने ई क्या लिया है यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान रखना थोड़ा, ये अल्फा हमने माना था, यहाँ पे जो ई है ये केवल ई है,
और नीचे क्या कर लिया, ई के स्थान पे ई एन लिख दिया। हमने नीचे क्या लिख दिया, ई एन। तो इनफैक्ट ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमें केवल ई लिखना चाहिए था, ई एन नहीं लिखना चाहिए था, ई। तो ये ई की वैल्यू आ जाती। अब ये क्योंकि ई में एन आ रहा है, एनर्जी लेवल्स को दिखाता है 1 2 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एन आ रहा है, इसलिए इट इज़ बेटर टू राइट ई एस ई एन। क्योंकि ई वन की वैल्यू अलग होगी, ई टू की अलग हो जाएगी, ई थ्री की अलग हो जाएगी। यानी जब एन इजकल टू 1 होगा तब ई एनर्जी की वैल्यू अलग होगी, जब एन इजकल टू 2 होगा तो एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए ई की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी एन के हिसाब से। सो इट इज़ बेटर टू राइट दिस ई एज ई एन, इसलिए यहाँ ई एन लिख दिया हमने एनर्जी को। तो ये तो एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं वेव फंक्शन क्या था, दोबारा से देखते हैं वेव फंक्शन क्या था। तो एनर्जी वैल्यू तो आ गई हमारी, हमारा वेव फंक्शन क्या था, ये था। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ऊपर वाली का। ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, यहाँ एल्फा स्क्वायर था, 2me/h क्रॉस स्क्वायर को एल्फा स्क्वायर का है हमने। तो ये सॉल्यूशन था इसका, इस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसे वहीं आते हैं नीचे, हम दोबारा कह रहे हैं कि इसका इस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, और हम निकाल चुके हैं b = -a था, तो b = -a रख दे, ये आ गया। और 2 ia sin α x, ये भी हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो साई की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो ऊपर दिखा चुके हैं, ये आ गई 2 ia sin α आ गई थी ना यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे क्या आ गई, e⁻i α x को क्या लिख दिया, cos α x प्लस i sin α x। e⁻−i α x को क्या लिख दिया, cos α x माइनस i sin α x। और दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा 2ia sin α x। 2ia जो टर्म है इसे मान लिया a प्राइम, इसे a प्राइम मान लिया। तो इसके स्थान पर क्या लिख दिया, इसके स्थान पर लिख दिया a प्राइम। तो होगा a प्राइम sin α x, ये हो गया a प्राइम sin α x। और अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी अभी, n π/a। ऊपर दिखा देते हैं, देखो ये आ गई। अल्फा की वैल्यू n π/a है, इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यहाँ पे। तो a प्राइम साइन α x की जगह पर आ जाएगा a प्राइम साइन n π/x a। तो ये वेव फंक्शन आ गया सही। एनर्जी आप पहले निकाल चुके हैं ई एन, तो ये भी इनफैक्ट साई एन होगा, क्योंकि यहाँ भी एन आ रहा है। देखो अभी हम बाद में साई एन लिख देंगे इसे ना। तो ठीक है, वेव फंक्शन आ गया, वेव फंक्शन आ गया साई इक्वल्स दिस। और आपको पता है ये बॉक्स था, x = 0 और x = a है था। और आपको ये भी पता है कि बॉक्स की वॉल्स क्या थी, इनफाइनाइटली हाई थी। और आपको ये भी पता है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही रह सकता था, बाहर नहीं निकल सकता था। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स 1 होगी हमेशा, क्योंकि पार्टिकल उसके अंदर मिल ही जाएगा आपको बॉक्स के अंदर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स विल ऑलवेज बी 1। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी p होती है इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई स्क्वायर dx, और मोड ऑफ साई स्क्वायर को आप लिख देते हैं इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx। ये जब मैं वेव फंक्शन करवा रहा था, वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखवा रहा था, तब मैंने समझाया था। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर किसी लिमिट लेनी है तो इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दो। जैसे बॉक्स के अंदर लेनी है तो बॉक्स 0 से लेकर a तक वेरी कर रहा था, तो ऐसे लिमिट आ जाएगी। तो आपको पता है पार्टिकल 100% बॉक्स के अंदर होगा। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स इज ऑलवेज 1। तो इट मीन्स 0 to a साई स्टार साई dx विल ऑलवेज बी 1। और हमारा साई क्या है,
हमारा साई है ये, तो ये वाली कंडीशन लगा दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग विद इन द बॉक्स विल बी 1, और साई की ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे। इस कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। ये आपको प्रोबेबिलिटी और वेव फंक्शन पढ़ाते हुए समझा दिया गया था। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ डी एक्स भी कह सकते हैं, वन डायमेंशन डी टाउ इज 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू 1। तो यही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने लगा दी। हमने क्या लगा दी? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1, और विद इन दी बॉक्स होगा 1। तो विद इन दी बॉक्स 0 to a है, बॉक्स के अंदर 0 to a, तो यहाँ पे साई की वैल्यू रख दी, इसका स्टार भी ये होगा, ये दोनों वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो ऐसा आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। आपको पता है कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सीधा नहीं होता। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इससे साइन थीटा निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या आ जाएगा। इसे फिर इंटीग्रेशन में रखो साइन स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाली, तब इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाता है। तो यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर, इसे थीटा मान लो, इसके स्थान पे क्या रख दोगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये रख दोगे और उसे सॉल्व कर लो। बहुत आसान है सॉल्व करना। तो इंटीग्रेशन आप कर चुके 12th में, जब उसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ए प्राइम स्क्वायर a/2 आ जाएगा। सॉल्व करके लिमिट लगा देंगे 0 to a/2 आ जाएगा, और उस यहाँ पे a/2 इक्वल टू ये 1 आ गया, ये आ गया, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? a प्राइम की स्क्वायर रूट ऑफ 2/a। जब स्क्वायर रूट ऑफ 2/a आ गई a की वैल्यू, तो यहाँ पे ये a प्राइम की वैल्यू रख दी। कौन सी a प्राइम की वैल्यू? ये वाली। तो साई की वैल्यू आ गई, ये वाली साई की वैल्यू क्या आ गई? ये साई की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 2/a रख दिया। या a प्राइम की वैल्यू रखी क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2/a, और n/x साइन n/x/a, ये आ गया। ये साई की वैल्यू आ गई। इसे हम साई ना कह के साई एन कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है। साई इज एन डिपेंडेंट, क्योंकि साई 1 की वैल्यू अलग होगी, साई 2 की वैल्यू अलग होगी। यानी एन की वैल्यू जब 1 होगी तो साई की कुछ अलग वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू जब 2 होगी तो साई की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो उन वैल्यूज़ को अलग अलग करने के लिए हमने साई ना कह के साई एन कह दिया। और ये अंडरस्टूड है कि साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, पोजिशन का फंक्शन है। तो आपका क्या हो गया? अब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की बस बात करें, लोएस्ट स्टेट वेव फंक्शन। लोएस्ट स्टेट वेव फंक्शन में क्या होगा? एन की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ एन की वैल्यू, इस वाले वेव फंक्शन में एन की वैल्यू 1 रख दो। जब एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो साई 1 आ जाएगी, ये n/x/a, एन के स्थान पर 1 रख दिया। इसी तरह आप साई 2 निकाल सकते हैं, साई 3 निकाल सकते हैं, एन की वैल्यूज बदल बदल के। अब हम साई 1 पे कंसंट्रेट करते हैं। साई 1 है, जब इसमें x की वैल्यू अगर 0 रख दें, x इज टू 0, तो साई 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है।
तो साई वन जीरो हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हम a रख दें, x के स्थान पे क्या रख दें a, तो देखो ऊपर का a नीचे का a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, तब भी साई वन क्या हो जाएगा जीरो। तो साई वन जीरो आ गया एट x इक्वल टू जीरो एंड एट x इक्वल्स a। ये साई वन दो जगह जीरो हो रहा है, इसके अलावा कहीं जीरो नहीं हो रहा साई वन। मान लिया x की वैल्यू a/2 रख के देखो, x की वैल्यू a/2 रखोगे तो a/2 साइन पाई/2 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन पाई/2 1 होता है, तो साई वन क्या हो जाएगा, साई वन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/a। जब x इक्वल टू पाई/2 रखोगे तो ये हो जाएगा, तो जीरो नहीं हो रहा, साई वन जीरो हो रहा है इन दोनों पे, और बीच में इसकी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर साई वन का हम प्लॉट करें x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू a के बीच में, जीरो और a पे साई क्या हो जाएगा, साई वन क्या हो जाएगा जीरो। इस तरह का प्लॉट आएगा कुछ। ये आएगा साई वन प्लॉट। ये जो ये है ये साई वन एक्स है, x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो गया देखो, और x इक्वल टू a पे जीरो हो गया, बीच में इसकी वैल्यू बढ़ रही है यहाँ से, ये इसका वैल्यू प्लॉट आएगा। इसी तरह से अगर साई टू का प्लॉट करें हम, साई टू क्या आएगा, साई टू में क्या आ जाएगा, साई टू अगर बनाएंगे तो 2πx आ जाएगा, क्योंकि n πx था। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू जीरो लोगे तब भी साई टू जीरो होगा। अगर x इक्वल टू a/2 लोगे x इक्वल टू a/2, तब ये साइन a/2 जब रखोगे x के स्थान पे तो साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई जीरो होता है, तब भी जीरो हो जाएगा। और जब x इक्वल टू a रखोगे तो ये साइन 2π हो जाएगा, और साइन 2π भी जीरो होता है, तब भी साई टू जीरो हो जाएगा। तो साई टू तीन जगह जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू a/2 पे, और x इक्वल टू a पे। तो साई टू का प्लॉट कैसा आएगा, साई टू का प्लॉट इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो हो गया, तीन जगह जीरो हो गया। इसी तरह से साई थ्री का प्लॉट भी देख सकते हैं आप, जो ऊपर दे रखा है। तो इसे कहते हैं हम नोट्स, जहाँ साई की वैल्यू जीरो होती है उन्हें कहते हैं नोट्स। तो साई वन के दो नोट कहाँ आ रहे थे, जीरो कहाँ हो रहा था, एक तो इस पे जीरो हो रहा था, और एक x इक्वल टू a पे जीरो हो रहा था। साई टू के कितनी कहाँ जीरो हो रहा था, साई टू के नोट्स कहाँ का थे, x इक्वल टू जीरो, a/2 और a पे। इसी तरह से साई थ्री के नोट्स कहाँ होंगे, इन पे होंगे। अब आपकी ई एन आई थी, ई एन क्या थी, ई एन थी n² h² डिवाइडेड बाई 8m a², या a² बना दो बेटा, ये a², मैंने बॉक्स की लंबाई a ली है ना कि l, तो a² थी। तो E1 कितनी हो गई, E1 में n की जगह स्थान पर 1 रख दो, तो ये आ गई 1:1। E2 कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे a² लिख दो, a यहाँ में हमने a लिया था ना, l के स्थान पर लंबाई ली थी बॉक्स की a, तो a² हो जाएगा, a²। E2 करेंगे तो E2 में क्या आ जाएगा, क्या एक्सप्रेशन था, n² h² डिवाइडेड बाई 8ml², 8m²। तो जब n इक्वल टू 2 लेंगे यानी E2 हो जाएगी ये 4h² बाई 8m², और E1 क्या थी, h² बाई 8m², ये थी E2। तो आपको दिख रहा है E2 4 E1 के बराबर हो गई, 4 टाइम्स E1 हो गई। इसी तरह से E3 जब लेंगे तो E3 9 टाइम्स E1 हो जाएगी, यानी इसका मतलब E1 तो ये थी E1,
E2 हो गई 4 टाइम्स E1 यानी 2 स्क्वायर E1 हो गई। E3 हो गई 9 E1, इट मीन्स 3 स्क्वायर E1 हो गई। इस तरह से E4 E5, तो यहाँ हम जनरल कह सकते हैं En होगी n स्क्वायर E1। और E1 के प्लॉट्स कैसे करेंगे आप, n इक्वल टू 0 अगर यहाँ मान लें तो n इक्वल टू 1 पे अगर E1 इतनी हो गई, ये देखो ये वाली हाइट ये कहती है E1, तो E2 कितनी थी 4 E1 थी, यानी कि एक E1 यहाँ बढ़ेगी, एक E1 बढ़ेगी, 4 E1 हो जाएगी, 4 E1 थी E2। E3 9 E1 थी। सो एनर्जी लेवल्स जो हैं डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, नॉट इक्वली स्पेस्ड, लेकिन इक्वली स्पेस्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो E2 है ये E2 है, ये E1 है, ये E3 थी, तो E1 और E2 में कितना डिफरेंस है 3 E1 का, क्योंकि E2 है 4 E1 और E1 है E1, तो E2 माइनस E1 हो गई 4 E1 माइनस E1 3 1। इसी तरह E2 और E3 में कितना डिफरेंस है, ये 9 E1 है और ये 4 E1 है 5 E1 का। ये क्वांटिटी क्या थी नीचे वाली, ये केवल E1 थी, ये वाली E1 थी क्वांटिटी। तो देखो एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, E1 3 E1 5 E1, ऐसे अगला एनर्जी लेवल कहाँ आएगा 7 E1 के बाद आएगा। तो इक्वली स्पेस्ड नहीं है ये, इनके अंतर क्या है बराबर नहीं है। सो एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, डिस्क्रीट तो हैं, अलग अलग तो हैं, लेकिन इक्वली स्पेस्ड नहीं है, सतत तो हैं लेकिन बराबर दूरी पर नहीं है। ये था आपका वेव फंक्शन का प्लॉट था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था वेव फंक्शन का। अगर आप मोड ऑफ साई1 स्क्वायर का प्लॉट करेंगे तो आपको दिख रहा है ये ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा हर जगह ना, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ऐसा आ जाएगा मोड ऑफ साई1 स्क्वायर का प्लॉट। ये मोड ऑफ साई1 स्क्वायर का प्लॉट हो गया। मोड ऑफ साई1 माने सारी वैल्यू पॉजिटिव बना देगा इसकी, मोड स्क्वायर में सारी वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह से मोड ऑफ साई2 स्क्वायर करेंगे तो ये जो ये वैल्यू नेगेटिव वाली ये भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो मोड ऑफ साई2 कैसे हो जाएगा, मोड ऑफ साई2 स्क्वायर अगर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, मोड ऑफ साई2 स्क्वायर हो जाएगा इसे ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं सॉरी गलत होना गया, मोड ऑफ साई2 स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, तो बढ़ जाएगा मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ साई2 स्क्वायर होगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, और ये नेगेटिव वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ साई2 स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, साई1 स्क्वायर मोड ऑफ साई1 स्क्वायर मोड ऑफ साई2 स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट हो गया ये, क्योंकि मोड ऑफ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो फर्स्ट स्टेट में n=1 में n=1 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट क्या हो गया, ये हो गया मोड ऑफ साई1 स्क्वायर। n=2 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट क्या हो गया, ये हो गया मोड ऑफ साई2 स्क्वायर। इसी तरह से n=3 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट क्या हो जाएगा, अगर n=3 देखें तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मोड ऑफ साई3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन थर्ड स्टेट, ये ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद का अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।